नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 1 रुपए की डकैती पार्ट 3। हाँ, मीर सिंह की कड़वी निगाह पुनः तस्वीर पर जा टिकी। बहुत खतरनाक है। लेकिन सर, इस मामले से देवराज चौहान का क्या वास्ता? अजीत कुछ उलझन में नजर आया। ये मीर सिंह चावला ने उंगली से तस्वीर को ठकठकाया। देवराज चौहान ही है। देवराज चौहान? अजीत मलिक हक्का बक्का रह गया। हाँ, आप इससे मिल चुके हैं सर? नहीं, आज तक नहीं मिला। मीर सिंह ने तस्वीरें वापस लिफाफे में डालकर अजीत मलिक को देखा, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन होने के नाते हर उस इंसान के चेहरे से वाकिफ था जो कभी मेरे लिए मुसीबत बन सकता था। देवराज चौहान की तस्वीर मैंने बहुत अच्छी तरह देख रखी है। यह देवराज चौहान की ही तस्वीर है। हम दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, क्योंकि देवराज चौहान सिर्फ डकैतियां करके ही दौलत इकट्ठी करता था और डकैतियों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। ओह, वास्तव में हैरानी वाली बात है कि देवराज चौहान मेरे बंगले में नौकर बनकर आने को मरा जा रहा है। मीर सिंह के स्वर में जहरीले भाव थे। 1 रुपए की डकैती के लिए। अजीत मलिक ने अपने चेहरे पर फैले भाव पर काबू पाने की चेष्टा की। तो अब क्या किया जाए सर? हमने क्या करना है? मीर सिंह के होठों से मौत भरी हल्की हंसी निकली। हम तो पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे। कर तो देवराज चौहान रहा है और देखना है कि वह क्या करता है। तो आप उसे बंगले में आने देंगे? हाँ, बहुत दिनों से शांत जिंदगी गुजर रही थी। कुछ मजा नहीं आ रहा था। देवराज चौहान के आ जाने पर मौत का दिलचस्प खेल शुरू होगा। चूहे बिल्ली जैसा खेल। वह इस सोच में होगा कि हम उसकी असलियत नहीं जानते, बल्कि हम उसकी असलियत ही नहीं, उसके आने की वजह भी जानते हैं कि वह क्या करना चाहता है। वह करेगा और हम देखेंगे। जब मौका आएगा तो गर्दन से दबोच लेंगे। अच्छा खेल रहेगा। अजीत मलिक के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। आप ठीक कह रहे हैं सर। शेर के घर शेर आ रहा है घात लगाने। मजा तो आएगा ही। मीर सिंह हाथ में पकड़ी तस्वीरों वाले लिफाफे पर हाथ मारकर कह उठा। चमन लाल आ गया होगा, उसे भेजो। अजीत मलिक फौरन बाहर निकल गया। चमन लाल मीर सिंह के सामने पहुंचा। नमस्कार मालिक, चमन लाल ने आदर भाव से कहा। नमस्कार। मीर सिंह ने अपना सपाट चेहरा हिलाया। सुरेंद्र पाल मिला? जी मालिक, चमन लाल पूर्वता अंदाज में कह उठा। कल मिला था। मैंने उसे बता दिया कि अपनी बहन के लड़के के तौर पर उसे बंगले में अपनी जगह लगवा दूंगा। आपसे बात हो गई है, जैसा आपने मुझे समझाया था। मैंने वही बात उससे की। उसे किसी भी तरह का शक नहीं हुआ कि मैंने सारी सच्चाई आपको बता दी है। हो सकता है उसे शक हुआ हो, लेकिन अपना शक तुम पर जाहिर ना किया हो। मीर सिंह बोला। ऐसी कोई बात नहीं है। सुरेंद्र पाल को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। मीर सिंह ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। आगे के लिए क्या बात हुई? वह मुझे आज मिलेगा, पैसे देने के लिए। कितने देगा? मीर सिंह के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। मैंने पूछा था, लेकिन उसने रकम नहीं बताई। 10 लाख से कम मत लेना। 9.5 भी हो तो मना कर देना। वह पूरा 10 देगा। अगर तुम अड़ जाओ तो वह 15 भी देगा, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 10 ही ठीक है, जायज है। जी, चमन लाल सतर्क सा बोला। मैं 10 लाख ही लूंगा। पैसे को उड़ा मत देना। तीनों बेटियों की शादी करना और जो बच जाए बुढ़ापे के लिए रख लेना। मैं ऐसा ही करूंगा। उसको यहाँ लगवाने के बाद तुम इधर का रुख मत करना। लड़कियों के लिए लड़की तलाश करके शादी की तैयारी में लग जाना। जब सुरेंद्र पाल का मामला निपट जाएगा तो तुम्हें खबर कर दी जाएगी। जो हुक्म मालिक। चमन लाल ने हाथ जोड़े। आपकी मेहरबानी से मेरी तीनों लड़कियों की शादी हो जाएगी। मीर सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। मेरी मेहरबानी या सुरेंद्र पाल की? आपकी मेहरबानी मालिक, आपकी। अगर आप ना कहते तो मैं उससे लाखों रुपया कैसे ले सकता था? मीर सिंह के चेहरे पर छाई मुस्कान और गहरी हो गई। आज उससे संभल कर बात करना। अगर उसे शक हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना जान लो कि जितनी जरूरत उसे है बंगले के भीतर आने की, उतनी ही जरूरत मुझे उसकी है। मुझसे कोई गलती नहीं होगी मालिक। जाओ। चमन लाल बाहर निकल गया। मीर सिंह चावला ने सिगरेट सुलगाई, फिर उठने के पश्चात बेडरूम में पहुंचा और हाथ में थाम रखे तस्वीरों वाले लिफाफे को बेड के गद्दे के नीचे रखा। उसके बाद वक्त बिताने की खातिर रोजमर्रा वाले कामों में व्यस्त हो गया।
चमन लाल का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। रह रहकर वह सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। चेहरा कुछ फक्सा हुआ और आंखों में ढेर सारी व्याकुलता भरी पड़ी थी। बेचैनी के कारण उसे अपने हाथ पांव बेकाबू से होते महसूस हो रहे थे। सपनों का महल जो वो कल से खड़ा करता आ रहा था, ढहता हुआ नजर आने लगा था। 2 घंटे चमन लाल बस स्टॉप पर खड़ा देवराज चौहान यानी कि सुरेंद्र पाल का इंतजार करता रहा था, लेकिन सुरेंद्र पाल नहीं आया, जबकि आज तो उसे लाखों की गर्मी के साथ आना था। उसने मीर सिंह चावला को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मीर सिंह जैसे इंसान से दगाबाजी करके वह खुद को और अपने परिवार को बेमौत नहीं मारना चाहता था। हैरानी तो उसे तब हुई जब मीर सिंह ने कहा कि जैसा सुरेंद्र पाल नाम का आदमी कहता है वैसा ही करो, बल्कि साथ में सलाह भी दी कि सुरेंद्र पाल से कहना कि उसने मीर सिंह से कहा है कि वह अपनी बहन के लड़के को लगवाना चाहता है, और मीर सिंह ने यह बात मान ली। मीर सिंह का यह सब कहना चमन लाल के लिए हैरानी की बात थी, लेकिन चमन लाल ने अपनी हैरानी पर काबू पाया। मीर सिंह ने यह भी कहा था कि उससे मिलने वाली दौलत से अपनी बेटियों की शादी कर ले। सुनते ही चमन लाल को मजा आ गया था। उसके बाद से सब ठीक ठाक ढंग से चला। आज सुरेंद्र पाल को दौलत के साथ आना था, परंतु वह नहीं आया। चमन लाल समझ गया कि यह मजाक से भरा खेल था जो कि समाप्त हो गया। इस खेल में न तो सुरेंद्र पाल को नुकसान हुआ और न ही मीर सिंह को। अलबत्ता लाखों उसके हाथ में आते आते निकल गए। सुरेंद्र पाल को न आते देखकर मरे हाल में चमन लाल ने घर जाने के लिए बस पकड़ ली। आधे घंटे के सफर के दौरान भी उसे ठीक से किसी बात की होश नहीं थी। ख्याल था तो उन लाखों का जो हाथ आने से पहले ही, दर्शन देने से पहले ही पंख लगाकर उड़ गए थे। चमन लाल के दुख का हिसाब इसी बात से लगाया जा सकता था कि आज उसने पूरी बोतल पीने का इरादा बना लिया था ताकि लाखों की याद ही ना आए। उसके घर वाला स्टॉप आया तो उतरकर सामने की ही मार्केट में बढ़ गया। वहाँ वाइन शॉप थी। चमन लाल यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बस स्टॉप से ही वह देवराज चौहान की निगाहों में है। देवराज चौहान सिर्फ यह देख रहा था कि चमन लाल अकेला है या उसके पीछे कोई आदमी लगा है, खास तौर से मीर चावला का कोई आदमी। मीर सिंह कोई बच्चा तो था नहीं। चमन लाल की बात पर उसे किसी तरह का कोई शक हो गया हो और उस पर नजर रखने के लिए अपने आदमी पीछे लगा दिए हों। इस बात की संभावना न के बराबर थी कि चमन लाल ने सब कुछ मीर सिंह को स्पष्ट तौर पर बता दिया हो और उसे फंसाने के लिए मीर सिंह ने चमन लाल के कंधे पर बंदूक रख दी हो। काश देवराज चौहान को मालूम होता कि ऐसा ही हुआ है। जरा सी भी हवा के रुख का एहसास हो गया होता तो उसने चमन लाल से कोसों दूर हो जाना था और मीर सिंह के यहाँ 1 रुपए की डकैती का पूरा अंदाज ही उसने बदल लेना था। लेकिन देवराज चौहान को इस बात की हवा ही कहाँ लगी। वह 1 रुपए की डकैती करने के लिए चमन लाल को मोहरा बनाकर बंगले में घुसना चाहता था, जबकि मीर सिंह चमन लाल को ही मोहरा बनाकर धीरे धीरे आरी चलाते हुए उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मौत का खेल बेहद धीमी गति से जारी था। बस स्टॉप से उतरकर चमन लाल मरी हालत में मार्केट की तरफ बढ़ गया। यहाँ से उसका विस्की खरीदने का इरादा था। देवराज चौहान के दिए 10,000 में से अभी रकम बचती थी, इसलिए 1-2 दिन विस्की चल सकती थी। उसके बाद तो फिर वापस ठर्रे और कच्ची पर आ जाना था। देवराज चौहान ने एक तरफ कार रोक दी। निगाह चमन लाल पर और आसपास थी। उसे ऐसा कोई नजर नहीं आया जो चमन लाल के पीछे हो या फिर उसमें दिलचस्पी ले रहा हो। मिनटों में ही चमन लाल दोबारा नजर आया। हाथ तो उसके खाली थे, परंतु पेट फूला फूला सा नजर आ रहा था। स्पष्ट था कि विस्की की बोतल को उसने पेट के पास पैंट में अटका रखा था। देखते ही देखते वह फुटपाथ पर आया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर उसका घर था। देवराज चौहान ने अपनी तसल्ली करने के पश्चात कार आगे बढ़ाई। इतनी देर से अजीत मलिक देवराज चौहान की निगाहों में नहीं आ पाया था, जो कि बस स्टॉप से ही देवराज चौहान पर निगाह रखे हुए था। अजीत मलिक की सफलता की खास वजह यही रही कि वह पहले से ही देवराज चौहान की कार और उसके चेहरे से उसे जानता था, इसलिए पर्याप्त फासला रखकर ढेर सारी सावधानियों को इस्तेमाल करते हुए वह देवराज चौहान पर निगाह रखे था। इस समय पैंट में फंसा रखी विस्की की बोतल ही चमन लाल को अपनी सबसे बड़ी हमदर्द लग रही थी, जैसे बोतल उसके दिल की हालत को बखूबी समझ रही हो। अपने और फुटपाथ के करीब उसे कार रुकने का एहसास हुआ,
लेकिन मातमी अंदाज में आगे बढ़े जा रहे चमन लाल ने एक बार भी गर्दन घुमाकर देखने की चेष्टा नहीं की। कार का हॉर्न बजा। अगले ही पल चमन लाल का दिल जोरों से धड़का। पैंट में फंसी विस्की की बोतल पर फौरन हाथ रख लिया कि कहीं वह खिसक कर नीचे को न चली जाए। गर्दन जल्दी घूमी, कदम ठिठक गए। खुली खिड़की से देवराज चौहान का पसीने से भरा चेहरा उसे नजर आया। चमन लाल के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे मिली फांसी से ऐन वक्त पर उसकी फांसी कैंसिल कर दी गई हो। कार के और उसके बीच सिर्फ 8-10 कदमों का फासला था। चमन लाल लगभग चीखता हुआ आगे बढ़ा। मेरे यार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ही मेरे, मैं तो कब से तेरी राह देख रहा था। कहते हुए उसने दूसरी तरफ वाला कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठते हुए कहे जा रहा था, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरी सूरत देखने के लिए तरस गया था। मैं मेरी सूरत या नोटों की? देवराज चौहान इंजन बंद करते हुए कह उठा। एक ही बात है, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। चमन लाल ने बहुत लंबी सांस ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चमन लाल आशा भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था कि वह कुछ बोलेगा। सब ठीक है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। ठीक? क्या ठीक? चमन लाल अभी भी पूरी तरह से संयत नहीं हो पाया था। मीर सिंह से मेरे लिए बात की? चमन लाल फौरन संभला और जल्दी से बोला, हाँ की। उस साले मीर सिंह को बोला था कि कल अपनी बहन के लड़के सुरेंद्र पाल को लाऊंगा, लेकिन आज तुम बस स्टॉप पर नहीं मिले तो सोचा कल मीर सिंह से कहना पड़ेगा कि बहन का लड़का नौकरी नहीं करना चाहता था। फिर कोई और बहाना सुनाना पड़ेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। देवराज चौहान ने कश लिया। चमन लाल ने दांत फाड़े। हाँ, अब कोई बुरी बात की नौबत नहीं आएगी। तुम जो मिल गए, सांस में सांस आई। माल लाए हो? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला, मुझे मीर सिंह के सामने खड़ा करके क्या कहोगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा मामला फिट कर रखा है। चमन लाल हाथ हिलाकर लापरवाही भरे स्वर में कह उठा। मीर सिंह मेरी बहुत इज्जत करता है। 10 सालों से उसके यहाँ काम कर रहा हूँ। उसका स्पेशल पान तो मैं ही 6 किलोमीटर दूर वाले पनवाड़ी से लाता हूँ। बात तो कर चुका हूँ। बस कल तो इतना ही कहना है तुम्हें सामने खड़ा करके कि यह मेरी बहन का लड़का सुरेंद्र पाल है और आज से आपकी सेवा में है। अभी थोड़ा सा बचपना है, कोई खता हो जाए तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इस बात की परवाह मत करो, यह मेरा मामला है, ठीक ठाक संभाल लूँगा। तुम नोट? अगर गड़बड़ हुई या मीर सिंह को किसी तरह का शक, ऐसा कुछ नहीं होगा। चमन लाल उसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर बोला, मुझे अपनी जान प्यारी है। अगर मीर सिंह को शक हो गया कि कहीं गड़बड़ है तो वह हरामी मुझे छोड़ेगा क्या? तुम नोटों की बात करो कि लाए हो या नहीं। लाए हो तो कितने? सस्ते में मैं सौदा निपटाने के मूड में नहीं हूँ। 3 बेटियों की शादी करनी है, बुढ़ापे के लिए भी 2-4 बचा कर रखना है। देवराज चौहान ने कश लेकर सड़क से गुजरते ट्रैफिक को देखा। कितना चाहते हो? तुम जो दोगे कम तो दोगे नहीं। समझदार हो। मीर सिंह से धोखाधड़ी करके मैं अपने और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। ऐसे में तो रकम बड़ी होनी चाहिए। मुंह खोलो, कितना चाहते हो? कितना? चमन लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। 10 कहते हुए चमन लाल को सिर से पांव तक की पूरी मेहनत लगा देनी पड़ी थी। डिक्की में छोटा सा सूटकेस पड़ा है, निकाल लो। चमन लाल को अपने दिल की धड़कन रुकती सी महसूस होने लगी। सूट केस कहते हुए चमन लाल ने कम से कम 8 बार सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। चमन लाल की हालत वह बखूबी समझ रहा था। क्या है उसमें? 12 लाख। 12 लाख? चमन लाल को पैंट में फंसी बोतल फिसलती सी महसूस हुई। मीर सिंह जैसे इंसान से धोखाधड़ी करके मेरे लिए जो कर रहे हो, उस हिसाब से तुम 12 लाख के हकदार बनते हो, और अगर मुझसे धोखेबाजी की तो मौत के हकदार बन। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक है, नोटों की बात करो। चमन लाल ने सक पकाकर सूखे होठों पर जीभ फेरी। बार बार उसकी निगाह पीछे की तरफ जाने लगी थी, जैसे डिक्की में पड़ा सूटकेस उसे नजर आ रहा हो। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट बाहर उछाली और चमन लाल को देखा। कल क्या करोगे? क्या करना है? चमन लाल जैसे आपे में नहीं था। मुझे मीर सिंह के यहाँ कैसे ले चलोगे? कैसे?
यहीं मिलना, इसी जगह पर, ठीक 8:30 बजे। मैं नहाया धोया एकदम तैयार मिलूंगा। वैसे भी रात भर नींद कहाँ आएगी, नोट गिनते गिनते ही गुजर जाएगी। चमन लाल ने दांत फाड़े और सिर से पीछे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वह सूटकेस डिक्की में से। देवराज चौहान के चेहरे पर दर्दगी के भाव उभरे। यह बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो कि जिस काम की मैं कीमत दे रहा हूँ वह काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। अगर चालाकी की तो। गलत बात मत बोलो सुरेंद्र पाल भाई, ऐसा मत बोलो। मैं अपनी बात पर पूरी तरह खरा उतरूंगा। तुम्हें मीर सिंह के बंगले में नौकरी लगवा दूंगा। मीर सिंह को पटा लिया है मैंने। पैसे लेकर रात में खिसकने की चेष्टा। विश्वास करो मुझ पर, मेरा रात भर का प्रोग्राम तय है कि यह बोतल, चमन लाल ने पैंट में फंसा रखी बोतल को थपथपाया, खत्म करनी है और नोटों को थूक लगा लगा कर गिनना है। मेरा आदमी रात भर तुम्हारे घर की निगरानी करेगा। उसे जरा भी गड़बड़ी का शक हुआ तो वह तुम्हें शूट कर देगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे लहजे में कहा। चमन लाल ने जैसे हारे हुए अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है भाई, अपने आदमी से कह देना कि अगर मैं खिड़की से भी बाहर झांकता नजर आऊं तो मुझे गोली मार दे। अब वह सूटकेस ले लूं, जाऊं? रात भर मुझे नोट गिनने में व्यस्त रहना है। देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए सिर हिलाया। चमन लाल ने दांत फाड़े। कार खोलकर बाहर निकला, रफ्तार से कार की डिक्की तक पहुंचा और डिक्की खोलकर मीडियम साइज का सूटकेस निकालकर डिक्की बंद की और दौड़ने के अंदाज में ड्राइविंग डोर की खिड़की के पास पहुंचकर ठिठका। खोलकर देख लूं? चमन लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर सूटकेस पर हाथ फेरा। नोटों को हवा लगाना ठीक नहीं होता चमन लाल। ठीक है, घर बंद कमरे में खोलूंगा। वैसे पूरे हैं ना 12 लाख? देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। मैं तो मजाक कर रहा था, पूरे ही होंगे। चलूं? कल सुबह 8:30 बजे यहीं पर। देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए हौले से सहमति में सिर हिलाया। चमन लाल सूटकेस संभाले हवा में उड़ने वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। देवराज चौहान उसे घूरता रहा। सारा मामला ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे वह चाहता था। कहीं पर भी जरा भी ऊंच नीच होती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अनजाने शक की सुई उसके दिमाग में क्यों चुभ रही थी, इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और पुष्ट से सिर लगाकर छत पर आंखें टिका दी। इस समय वह बंगले के ड्राइंग रूम की सोफा चेयर पर बैठा था। चेहरे पर सोच के गहरे भाव थे। कुछ देर पहले ही वह और जगमोहन खाना खाकर हटे थे। कई पल इसी सोच भरी चुप्पी के बीच बीत गए। जगमोहन 2 प्यालों में चाय लिए वहां पहुंचा और एक प्याला टेबल पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठते हुए हाथ में पकड़े प्याले से चाय का घूंट भरते हुए कह उठा, चाय। देवराज चौहान सोचों से बाहर निकला, सीधा होकर बैठा और चाय का प्याला उठा लिया। जगमोहन की गहरी निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। क्या बात है, सोचों में लग रहे हो? देवराज चौहान ने कुछ कहने की अपेक्षा घूंट भरा। मीर सिंह के यहाँ घुसने का रास्ता बन गया, अब तो आगे की सोचनी चाहिए कि जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। सब ठीक है, लेकिन जाने क्यों हवा का रुख ठीक नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यह बात किस आधार पर कह रहे हो? कोई आधार नहीं है। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराया। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय का घूंट भरते हुए जगमोहन ने पहलू बदला। हो सकता है ऐसा ही हो। सिर हिलाते हुए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जगमोहन ने महसूस किया कि देवराज चौहान गहरी सोच में है। एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ रही है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। क्या? मीर सिंह चावला के बंगले में जाकर टिक भी गया। सबकी निगाहों से बचकर वह तिजोरी हासिल भी कर ली जिसमें मौजूद 1 रुपए की डकैती करनी है, लेकिन उसे खोलूंगा कैसे? जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। उस तिजोरी के बारे में अब तक यही मालूम हुआ है कि उसे चाबी से भी खोलना पड़ता है और कॉम्बिनेशन नंबर से भी, यानी कि एक तिजोरी के रूप में वह 2 हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जबकि मैं तालों को खोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। कम से कम इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि इस तरह की किसी तिजोरी को खोल सकूं। यह तो भारी दिक्कत वाली बात हो गई। जगमोहन व्याकुल स्वर में कह उठा। हाँ, देवराज चौहान चाय का घूंट भरते हुए कह उठा।
और वह जगह मीर सिंह जैसे इंसान की है। वहां पर किसी दूसरे को ले जा पाना भी संभव नहीं। जगमोहन ने प्याला टेबल पर रखकर पहलू बदला। सारा मामला ही खटाई में पड़ गया। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मुझे सोहनलाल की याद आ रही है। जगमोहन गहरी सांस लेकर कह उठा। सिगरेट में गोली डालकर पीता है, हर वक्त नशे में रहता है और साला बड़े से बड़ा ताला जादू की तरह खोल देता है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। सोहनलाल कहाँ होगा? क्या मालूम, जगमोहन ने मुंह बनाया। उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। उसे तलाश करो। क्या? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं मीर सिंह के यहाँ जाऊंगा और तुम सोहनलाल को तलाश करके यहाँ बिठा लोगे। सोहनलाल को उस जगह पर तलाश करने की चेष्टा करो जहाँ नशे का सामान मिलता हो। वह जहाँ भी होगा सिगरेट के लिए नशे की गोली लेने तो अवश्य आता होगा। लेकिन सोहनलाल का इस्तेमाल कैसे करोगे? मीर सिंह के यहाँ तो किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं ले जाया जा सकता। तुम ठीक कहते हो, नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन हमें सोहनलाल जैसे आदमी तैयार रखना चाहिए। हो सकता है ऐसा मौका मिल ही जाए कि मैं सोहनलाल को मीर सिंह के बंगले में ले जाऊं। ठीक है, जैसे भी हो मैं सोहनलाल को तलाश कर ही लूंगा, जगमोहन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चाय का प्याला टेबल पर रखकर कस लिया। मैं तुम्हें कुछ चीजें नोट करवाता हूँ, ऐसे औजार जो तिजोरी खोलने के काम आते हैं। वक्त मिलने पर मैं भी तिजोरी को खोलने की चेष्टा करूंगा। यह सामान मुझे मीर सिंह के बंगले पर पहुंचा देना। मैं? जगमोहन चौंका। मैं कैसे मीर सिंह के बंगले में जा सकूंगा? मेरा दोस्त, भाई, रिश्तेदार बनकर। औजारों को ऐसे लाना कि किसी को शक न हो। जगमोहन ने गंभीरता भरे ढंग से सिर हिला दिया था। सावधान रहना, मीर सिंह को शक न हो कि वहां गड़बड़ करने पहुंचे हो। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। यह चमनलाल ठीक बंदा है ना? ठीक ही होगा। अभी तक तो उसकी किसी बात पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह गड़बड़ कर रहा हो। क्या सुबह मिलेगा? खिसक तो नहीं जाएगा मान लेकर? मिलेगा। देवराज चौहान के स्वर में दृढ़ता के भाव थे। साला, जगमोहन ने गहरी सांस ली। बैठे बैठे 12 लाख झाड़ ले गया। तुम सोहनलाल की तलाश कल से ही शुरू कर देना। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। ढूंढ लूंगा उसे। तलाश करने के बाद उसे यहीं रखना। कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। मीर सिंह के बंगले पर। अजीत मलिक जब मीर सिंह से मिला तो मीर सिंह नाश्ता कर चुका था। मीर सिंह के इस बारे में सख्त आदेश थे कि अगर कोई जरूरी काम न हो तो उसे नाश्ते से पहले डिस्टर्ब न किया जाए। गुड मॉर्निंग सर, अजीत हौले से मुस्कुराकर अदब से बोला। मीर सिंह ने हौले से सिर हिलाया। कल शाम मैं आपके कहे मुताबिक चमनलाल पर निगाह रख रहा था। देवराज चौहान चमनलाल से मिला। कार में उन्होंने 15 मिनट बातें की। फिर चमनलाल ने कार की डिक्की में से छोटा सा सूटकेस निकाला और 2-1 बात और करने के पश्चात वहां से चला गया। चमनलाल ने देवराज चौहान से सूटकेस लिया? मीर सिंह चावला कड़वे स्वर में कहकर मुस्कुराया। जी, मतलब कि देवराज चौहान और चमनलाल में सौदा पट गया। मीर सिंह चावला कहर भरे स्वर में कह उठा। शेर आ रहा है मलिक, उसके लिए पिंजरा और जंजीर तैयार रखनी चाहिए ताकि वक्त आने पर उसे बांधा जा सके। कहीं भी ढील नहीं आनी चाहिए कि सर, देवराज चौहान हमारे हाथों नीचे आ रहा है। फिर तैयारी की क्या जरूरत है? जब चाहेंगे तब। मलिक, मीर सिंह चावला की आंखों में सख्ती उभरी। मैंने यह नहीं कहा कि देवराज चौहान आ रहा है, मैंने कहा है शेर आ रहा है। शब्दों को सुन लिया करो। और वह तो सही सलामत दमदार शेर है, वरना शेर तो मरते मरते भी 2-4 को ले डूबता है। उसकी तरफ से लापरवाह मत रहना। यस सर, ऐसा कुछ भी ना हो कि उसे किसी तरह का शक हो। नहीं होगा सर। यह बात सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूँ कि आने वाला चमनलाल की बहन का लड़का नहीं, उसका नाम सुरेंद्रपाल नहीं। किसी और को यह बात मालूम ना हो। चमनलाल कुछ दिन के लिए यहाँ से। किसी और को क्यों ना मालूम हो सर? मीर सिंह चावला मौत भरी हंसी हंसा। देवराज चौहान मेरे साथ खेल खेल रहा है और मैं देवराज चौहान के साथ खेल खेलूंगा। बहुत देर हो गई थी कि जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं हुई। खेल में अच्छा वक्त बीतेगा। देखूं तो सही कि देवराज चौहान किस तरह तिजोरी तक पहुंचता है, कैसे करता है 1 रुपए की डकैती। मजा आएगा। मीर सिंह को देखता रहा अजीत मलिक। सामने वाला खिलाड़ी भी दमखम वाला हो तो खेल अच्छा जमता है, मन लगा रहता है। आप ठीक कहते हैं सर, हमारे पास वक्त कम है।
चमनलाल देवराज चौहान को लेकर किसी भी वक्त आ सकता है, कहते हुए मीर सिंह ने घड़ी पर निगाह मारी। कुछ इंतजाम हमें हटाने हैं और कुछ करने हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और कर डालो। खेल की तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। जी। उसके बाद मीर सिंह चावला अजीत मलिक को समझाने लगा। मलिक हौले हौले सिर हिलाता जा रहा था। रोज 9 बजे पहुंचने वाला चमनलाल आज 10 बजे पहुंचा। साथ में देवराज चौहान भी था। देवराज चौहान का हुलिया इस समय बिल्कुल बदला हुआ था। सिर के छोटे छोटे बाल, शरीर पर पुरानी घिसी हुई पैंट कमीज, पाँव में चमड़े के जूते जिसमें एक जूते में पैबंद लगा हुआ था। चमनलाल ने नौकर द्वारा मीर सिंह को अपने आने की खबर भिजवाई कि साथ में बहन का लड़का भी है। करीब 20 मिनट बाद उन्हें मीर सिंह चावला तक पहुंचने की हरी झंडी मिली। बहुत ही विशाल ड्राइंग हॉल था जिसमें जाने कैसी कैसी ढेरों चीजें पड़ी थी। देवराज चौहान उन्हें इस तरह देख रहा था जैसे यह सब पहली बार देखा हो। वह कालीन और फर्श पर चल भी ऐसे रहा था कि कहीं वह मैले न हो जाए। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क था। वह जानता था कि वीडियो कैमरों में से उसे देखा जा रहा होगा, उसकी एक एक हरकत नोट की जा रही होगी और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था कि स्क्रीन पर देखने वाले वॉचमैनों को लगे कि वह समझदार इंसान है। जब से वह मीर सिंह चावला की जमीन की हद में प्रवेश हुआ था तब से वह एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए मस्तिष्क में बिठा रहा था। गनमैन किस तरह कौन कौन सी जगह पहरे पर हैं सब नोट कर रहा था। चमनलाल देवराज चौहान को लेकर गेम्स रूम में पहुंचा जहां मीर सिंह चावला अकेला ही बैठा कैरम बोर्ड खेल रहा था। स्ट्राइकर से गोटियों का निशाना लेने में व्यस्त था। उनके आने की आहट पाकर भी मीर सिंह ने एक बार भी उन्हें नहीं देखा था। नमस्कार मालिक। चमनलाल का स्वर मीर सिंह के कानों में पड़ा। मीर सिंह ने हौले से सिर हिलाया और अपने खेल में व्यस्त रहा। देवराज चौहान वहां की एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह हॉल कमरा खेल के लिए था। यहाँ कई कीमती दिलचस्पी से भरे खेल मौजूद थे कि खेलने वाले के घंटों बीत जाए। मालिक, चमनलाल देवराज चौहान को दिखाने की खातिर ड्रामा करता हुआ बोला, मैं अपनी बहन के लड़के को ले आया हूँ, सुरेंद्र पाल को आपके चरणों में डालने आ गया हूँ। मीर सिंह ने अपना खेल रोका और निगाहें उठाकर चमनलाल और देवराज चौहान को देखा। चमनलाल हाथ बांधे खड़ा था। देवराज चौहान ने नमस्कार के अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए। मीर सिंह ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए सिगरेट सुलगाई। चेहरा सपाट था। कई पल ऐसे ही बीत गए। मालिक, मेरा भांजा, बहन का लड़का, चमनलाल हड़बड़ाहट भरे स्वर में कह उठा। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र पाल मालिक। मीर सिंह ने सख्त निगाहों से चमनलाल को देखा। मैंने तुमसे पूछा? नहीं मालिक। मीर सिंह की निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। नाम बोलो। सुरेंद्र पाल मालिक। देवराज चौहान ने नौकरों वाले अंदाज में कहा। कहाँ से आए हो? गांव से। वहाँ क्या करते थे? खेती बाड़ी मालिक, हल चलाता था, आगे 2-2 बैलों को बांधकर। देवराज चौहान ने 2 उंगलियां दिखाकर गवारों की तरह कहा, जैसे 2 बैल बहुत बड़ी बात हो। मीर सिंह उसे सपाट निगाहों से देखे जा रहा था। पहले कभी काम किया है? जी हाँ, गांव में सारा दिन। मैं गांव की नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ। पहले किसी के यहाँ नौकरी की है? नहीं जी, मैं तो गांव में ही काम करता था। हाथ जोड़े देवराज चौहान बोला। शहर तो घूमने आता था। मीर सिंह ने चमनलाल को देखा। मालिक, नया है लेकिन समझदार है। मेरी बहन का लड़का है, धीरे धीरे समझ जाएगा। मैं सब समझा कर लाया हूँ। जो कसर बची है वह भी 5-7 दिन में समझ जाएगा। मीर सिंह ने सोच भरे अंदाज में कश लिया। आप फिक्र न करें मालिक, बहुत समझदार है, सब समझ जाएगा। मेरी जिम्मेदारी। काम समझा दिया इसे? जी हाँ, बता दिया कि बंगले की सफाई का पूरा ध्यान रखना है, सुबह खाकर आना है और रात को घर जाकर खाना है। सिर्फ दोपहर का खाना ही मालिक के यहाँ से मिलेगा और तनख्वाह भी बता दी है। मीर सिंह की निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। यहाँ फटे पुराने कपड़े और पैबंद लगे जूते नहीं चलेंगे। मीर सिंह के यहाँ काम करने वाला हर कर्मचारी अच्छे कपड़े पहनता है। मीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। जी मालिक, मैं नए कपड़े। मेरे यहाँ काम करने वालों की वर्दी नीले कपड़ों की है। यहाँ आने से पहले तुम्हें वह कपड़े पहनने होंगे और जाते समय कपड़े बदल लेने होंगे। यहाँ के कायदे कानून सीख लो। जी। हाथ जोड़े देवराज चौहान ने दाएं बाएं सिर हिलाया। चमनलाल,
इसे वर्दी दिला लेना। बहुत अच्छा मालिक, इसे समझा देना कि काम में गलतियां या लापरवाही मुझे पसंद नहीं। समझा दिया है मालिक, फिर समझा दूंगा। यहाँ काम करते हुए बाहरी और खासतौर से अनजाने लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए और यहाँ की कोई भी कैसी भी बात बाहर किसी से नहीं करनी। चमनलाल ने देवराज चौहान को देखा। समझा सुरेंद्रपाल? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। समझदार है मालिक, सब समझ जाता है। चमनलाल ने मीर सिंह को देखा। मैं अजनबी लोगों को अपने यहाँ रखना पसंद नहीं करता। तुम्हारी जिम्मेदारी पर इसे रख रहा हूँ। बिल्कुल मालिक, बिल्कुल, चमनलाल ने हाथ बांधे कहा। पूरे तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मेरी बहन का लड़का है, बाहरी आदमी तो है नहीं जिसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कश लेकर मीर सिंह चावला ने चमनलाल को देखा। तो तुम्हारा पक्का विचार है कि तुम जा रहे हो, नौकरी छोड़ रहे हो? मीर सिंह ने पूछा। मजबूरी है मालिक, मेरी तबीयत ठीक है, इसे अजीत के पास ले जाओ। मीर सिंह बात समाप्त करने के लहजे में कह उठा। मेहरबानी मालिक, चमनलाल ने आभार भरे स्वर में कहा। दोनों के बाहर जाते ही मीर सिंह के होठों के बीच विशैली मुस्कान आ फंसी। देवराज चौहान, मीर सिंह जहरीले अंदाज में बड़बड़ा उठा। 3 दिन बीत गए। देवराज चौहान सुरेंद्रपाल बना सफाई कर्मचारी के तौर पर सुबह आता और शाम को वापस चला जाता। सारा दिन वह बंगले की सफाई करता रहा, जो कि काफ़ी बड़ा था। दोपहर का 1 घंटा ही आराम के लिए मिलता, जिसके बीच लंच भी दिया जाता। बंगले की सफाई के लिए कोई दूसरा नौकर नहीं था। अलबत्ता वह 5-6 नौकर खाना बनाने या दूसरे कामों के लिए थे। बाहर की सफाई के लिए दूसरा नौकर था। सफाई के दौरान देवराज चौहान 3 बार मीर सिंह चावला के बेडरूम में गया था। बेडरूम की सफाई की थी और निगाहें तिजोरी की तलाश करती रही, परंतु तिजोरी कहीं भी नजर नहीं आई। देवराज चौहान जानता था कि मीर सिंह उस तिजोरी को इस तरह खुले में नहीं रखने वाला कि हर कोई उसे देख ले। यकीनन उसे अच्छी ढंग से छिपा रखा होगा, जिसको तलाश करने में वक्त भी लग सकता है। देवराज चौहान को इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही थी कि रोज सुबह आना और शाम को वापस चले जाना। सारा दिन वह काम करता रहता था। ऐसे में कुछ कर गुजरने का मौका उसे नहीं मिल पा रहा था। तिजोरी तलाश करने का वक्त उसे नहीं मिलता था। चौथे दिन लंच के वक्त जब वह बंगले के पिछवाड़े छाया में बैठा आराम कर रहा था, तो उसे अजीत मलिक नजर आया। देवराज चौहान उठा और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। बाबूजी, अजीत मलिक ने उसे देखा, फिर ठिठक गया। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। राम राम बाबूजी, देवराज चौहान ने हाथ जोड़कर कहा। राम राम। अजीत मलिक का स्वर शांत था। काम ठीक से कर रहे हो ना? जी बाबूजी। कहीं कमी हो तो बता दीजिए। अजीत मलिक सिर हिलाकर बोला। कुछ काम था? हाँ बाबूजी। देवराज चौहान जल्दी से सिर हिलाकर कह उठा। मैं यह कहना चाहता था कि मुझे हर रोज जाना पड़ता है और सुबह आना पड़ता है। मेरा परिवार तो है नहीं जिसके संग हम रात भर बतियाते जाकर सोना ही तो होता है। तो फिर क्यों न हम रात को यहीं सो जाया करें, वहाँ नौकरों के कमरे में। इससे हमें आसानी होगी, झोपड़ी का किराया भी बच जाया करेगा और कभी बेवक्त मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर रहूँगा। अजीत मलिक के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। बहुत मेहरबानी होगी अगर इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मालिक से बात करनी पड़ेगी। आप तो मालिक से बात मनवा सकते हैं, मेरा यह काम। ठीक है, बात करूँगा। कहने के साथ ही अजीत मलिक आगे बढ़ गया। देवराज चौहान वापस अपनी जगह पर आ बैठा, लापरवाह सा, परंतु उसकी निगाह उन गनमैनों पर भी जा रही थी जो बंगले के पिछवाड़े सतर्कता से पहरा दे रहे थे। मीर सिंह चावला के हाथ की उंगलियों में सुलगती सिगरेट फंसी थी, जिससे वह रह रहकर कश ले रहा था। कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी निगाह टीवी स्क्रीन पर थी, जहां देवराज चौहान लंच के पश्चात सफाई में लग चुका था और स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आ रहा था। वीडियो कैमरों का कंट्रोल मीर सिंह के पास भी था कि जब भी वह चाहे बंगले के जर्रे जर्रे को देख सकता था, हर किसी की हरकत को देख सकता था। और अब देवराज चौहान पर उसकी निगाह थी। मीर सिंह चावला और देवराज चौहान के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी था। सर, तभी दरवाजे की तरफ से अजीत मलिक का स्वर आया। आ जाओ। कहने के साथ ही मीर सिंह ने आदत के मुताबिक सिर भी हिलाया। अजीत मलिक बेडरूम में प्रवेश कराया। मीर सिंह की निगाह टीवी स्क्रीन पर ही थी, जहां देवराज चौहान नजर आ रहा था। सर, पास आकर मलिक ठिठकते हुए सावधानी भरे स्वर से बोला। देवराज चौहान चाहता है
कि उसे यहाँ रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर मिल जाए। मीर सिंह चावला ने मुस्कुराकर अजीत मलिक को देखा। तो अब पैर फैलाना चाहता है देवराज चौहान? क्या मतलब सर? दिन में सबकी नज़र उस पर रहती है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात से भी यकीनन वह वाकिफ होगा कि यहाँ 24 घंटे वीडियो कैमरे चलते रहते हैं और दिन में आसानी से उस पर निगाह रखी जा सकती है। अगर उसका रातों को भी यहाँ रहने का इंतजाम हो गया तो तब वह तसल्ली से कुछ कर सकेगा। रात को? हाँ, लेकिन रात को आप बेडरूम में होते हैं और तिजोरी भी यही है। ऐसे में वह भीतर कैसे आ सकेगा? क्या वह नहीं जानता कि जरा सा खटका आपकी नींद तोड़ सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है? सब कुछ जानता है वह। मीर सिंह चावला मुस्कुरा रहा था। इस पर भी वह ऐसी हिम्मत करेगा? अजीत मलिक की आवाज में असमंजस के भाव थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।